हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर ऐसा ही आएगा आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10 हिंदी का पेपर अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में 10th हिंदी में आप सभी का 70 में 70 पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे पेपर की यानी इस पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। और आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का बिल्कुल यही पेपर रहेगा, क्योंकि ये पेपर जो है ये बोर्ड का पेपर है और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे रहा बोर्ड का हिंदी का OMR सीट, ठीक है। आप सभी को जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में दिए उसका आंसर आप सभी को इसी OMR सीट में देना है। किस तरह से हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ सब कुछ यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है हिंदी का ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है, क्योंकि इस बार आप सभी का जो बोर्ड का पेपर आएगा वो बिल्कुल चेंज आएगा, ठीक है। कई क्वेश्चन जो है इस बार ज्यादा बढ़ा दिए गए आपके हिंदी के पेपर में, इसलिए ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित पेपर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बोर्ड के पेपर में हिंदी के यहाँ पे 10 अंकों का अपना अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आप सभी के बोर्ड के पेपर 2024 का यहाँ पे कोड रहेगा वो 829 और यहाँ पे GD रहेगा, ठीक है। ये आप सभी का पेपर का बोर्ड के कोड है, वायरल कोड है बिल्कुल। ये पेपर ही बोर्ड का है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए 2024 हिंदी का, और इसमें जो आपको हिंदी में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आप सभी को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको 15 मिनट में क्या करना है, इस पूरे प्रश्न पत्र को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो पूर्णांक रहेगा वो 70 रहेगा, इसमें आप सभी को नंबर लाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए निर्देश दिया है। सबसे पहले हम आप सभी को निर्देश बताएंगे क्योंकि इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट हमने आपको बताया कि इस पूरे प्रश्न पत्र को आप सभी को पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। खंड अ और खंड ब। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, 20 मार्क्स का है। तो जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके आप सभी को OMR सीट पे जो हमने आपको बताया उस पे भरना है। और आपको क्या करना है, काला और नीला पेन का डार्ट पेन का ही सिर्फ यूज करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ये तो हमने आप सभी को ऊपर बताया। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके जो है अंक निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने अंक के हैं और आपको कितने लाइन कितने पेज लिखना है कि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर या 6 नंबर पूरे के पूरे या 7 नंबर मिले, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हम आपको लिख करके पूरे आंसर के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि यहाँ पे क्या है 20 नंबर का आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, इसमें से उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि ये उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह, ये भी गलत है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का ये त्रिवेणी कहानी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये सही है। ऑप्शन यहाँ पे ग सही है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, रचना है। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए अब OMR सीट में इसको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर का संकेतांक भरना है। तो यहाँ पे जो लास्ट में दिया है G और D, इसको आपको भर देना है। इसमें आपको G भरना है और इसमें आपको D भरना है, ठीक है। और आपको ब्लैक और ब्लू पेन से, काला पेन से भरना है। यहाँ पे हम आपको पेंसिल से भर के बता रहे हैं। तो यहाँ पे जहां पर भी इसमें G दिया है उस गोले को आप सभी को क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। तो G यहाँ पे दिया है, इस गोले को आपको ऐसे भर देना है और गोले से बाहर बिल्कुल भी पेंसिल नहीं होना चाहिए या पेन। इसमें D कहाँ दिया है, उस D को आपको भर देना है। तो यहाँ पे D दिया है, इसको आपको भर देना है ऐसे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को अपना सिग्नेचर कर देना है जो भी आपका नाम है। और यहाँ पे क्या है, पहले का C यानी पहले का ग वाला राइट था, तो यहाँ पे पहले का C,
ठीक है, इसको आपको नीले पेन से भरना है, यानी पहले का सी। तो ऐसे आप सभी को भरना है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, ठीक है, कौन है? पहला यहाँ पे गुलाब राय, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ठलुआ क्लब है ये गुलाब राय का क्या है? बाबू गुलाब राय इनका पूरा नाम है। तो बाबू गुलाब राय का ये रचना है, यानी निबंध है। यानी ये अगर पूछ दिया यहाँ पे कि ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए कि ये निबंध विधा की रचना है। तो यहाँ पे दूसरे का क राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे का क का मतलब कि ए राइट है, तो इसको आपको ऐसे भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे तीसरा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले ऑप्शन क्या दिया इसको पढ़ लेते। इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो इंशाअल्लाह खां है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सभी को आपको OMR शीट में भर लेना है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना? अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ये किसकी रचना है, सिर्फ विधा पूछा है। विधा का मतलब उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या निबंध है, क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए झूठा सच जो है वो यशपाल का है, ठीक है, और यशपाल का ये क्या है? यहाँ पे उपन्यास है, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे छठवां, परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल जो है, परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये सब के रचनाकार यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, निर्जा के रचनाकार हैं, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, कि महादेवी वर्मा है, कि वियोगी हरि है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्जा, निहार, दीप शिखा, यामा, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। रेखा चित्र, ठीक है। आप लोग देखिए सभी रचना को, जितने भी लेखक हैं आप सभी के चैप्टर में क्लास 10th में, उनके सभी रचना को आप लोग याद कर लीजिए। आप सभी के पाठ से ही, चैप्टर से ही ये रचना पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे महादेवी वर्मा आपके चैप्टर में है, लिखी है, तो उनकी रचना यहाँ पे पूछ दिया। ऐसे आप सभी को, ठीक है, पूरा याद कर लेना है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, अनघ के रचनाकार हैं, ठीक है। तो अनघ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, इनकी अनघ है, साकेत है, ठीक है, इस तरह से इनका रचना है, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे पूछ रखा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसू जो है, आंसू, झरना, लहर, तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है, अजात शत्रु और यहाँ पे राजश्री, ये सब क्या होते हैं? ये जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या नहीं है? यामा नहीं है। यामा किसका है? यहाँ पे यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट है। नेक्स्ट 10वां, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए यहाँ पे महाकाव्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो जो है ये क्या है? प्रथम हिंदी का महाकाव्य है और इसके रचनाकार जो है वो चंद्रबर दाई है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये क्या है? आदिकाल यानी वीरगाथा काल के ये सब लेखक भी हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन, प्रति सुमी उकसही अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काई, ठीक है, मुस्काई। तो यहाँ पे देखिए क्या है पूछा है कि कौन सा रस है। अब देखिए मुस्कुराना आ गया यानी मुस्काही मतलब कि मुस्कुराना आ गया यानी इसमें प्रसन्नता व्यक्त किया जा रहा है। और जिसमें मुस्कुराना आ गया, प्रसन्नता व्यक्त किया जाए यानी कोई हास्य रस का बात किया जाए तो वहाँ पे हास्य रस होता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए चरण कमल यानी कि क्या है? यहाँ पे कमल रूपी यानी चरण रूपी कमलों की वंदना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? यानी कि भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, यानी भेद रहित यहाँ पे आरोप है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पे 11 मात्राएं होती है, 11 मात्राएं, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, ठीक है। उपसर्ग का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड ये दिया है इसके आगे कौन सा वर्ड लगा हुआ है वही उपसर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे राग दिया है, इसके आगे क्या लगा है? अनु लगा है, तो ये क्या हो गया? ये इसका अनुराग का उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी अनु, ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 4 राहों का समूह का समास बनेगा।
तो चार, जहाँ पे चार राह होते हैं, ठीक है, आप लोग जाते हो ना मार्केट में, शहर में, तो वहां पे क्या होती है, इधर से भी आती है ट्रके मोटरें, इधर से भी आते हैं, इधर से भी कार आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बीच में को क्या कहते हो, चौराहा कहते हो। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे खराइट है। नेक्स्ट यहाँ पे कमल की पर्यायवाची है, ठीक है, यानी 16 क्वेश्चन में दिया है। और हम आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक बता दें, जैसे आपको पानी की पर्यायवाची अगर याद है, ठीक है, पानी की क्या होती है, जल होती है, वारी होती है, इस तरीके से, ठीक है, और भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप लोग पानी के पर्यायवाची में अगर इस तरह से आप लोग द लगा दिए, यानी जलद, ठीक है, अगर द लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये बन गया बादल की पर्यायवाची, ठीक है। और अगर आप सभी लोग इस पानी के पर्यायवाची में यहाँ पे ज लगा दिए, ठीक है, यानी अगर आप लोग पानी की पर्यायवाची में ज लगा दिए, जैसे यहाँ पे क्या है, जल दिया था, और इसमें अगर हम यहाँ पे ज लगा दिए तो क्या बन गया, जलज बन गया, वारिज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज लगाने पर पानी की पर्यायवाची में क्या बन जाएगा, ये कमल की पर्यायवाची बन जाता है। किसकी, कमल की, ठीक है। तो यहाँ पे कमल की पर्यायवाची क्या है, अब देखिए आपको ज देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज क्या है, देखिए पंकज, ठीक है, पंकज भी होता है, यानी ज लास्ट में लगा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर जलज दिया होता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो है ये बादल की पर्यायवाची है। नीरद, यानी देखिए नीर होता है पानी का, इसमें द लगा दिया तो बादल का बन गया। अंबु होता है पानी का, द लगा दिया तो इसमें उसका बन गया, ठीक है, बादल का। तो ऐसे हो गया, आप लोग ट्रिक भी याद कीजिए। नेक्स्ट है तद, यानी पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा, ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन तस्मे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्द रूप दोनों पहचानने की और याद करने की ट्रिक हमारे चैनल पे है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग सर्च कीजिए विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। और देखिए ये तीनों क्वेश्चन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चारों क्वेश्चन जो है ये आपकी हिंदी के पेपर में इस बार बिल्कुल न्यू किया गया है, ठीक है। और आगे आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन बढ़ाए गए हिंदी के पेपर, आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको पदक्रम कहते हैं, ठीक है, यानी कोई पद का मतलब वाक्य कहा जाता है कुछ भी तो उसको पदक्रम कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है, अब देखिए पढ़ता है यानी उसका कर्तव्य है, ठीक है, काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे जिस शब्द से किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे व्यक्ति का बोध हो रहा है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क राइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पे गद्यांश वाले क्वेश्चन, ठीक है, और ये 21 क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और ये 6 नंबर का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 6 नंबर की क्वेश्चन है। यहाँ पे दिए है गद्यांश और 2 गद्यांश दिया है, ठीक है, और इसमें इसके नीचे यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम आप सभी को बता दें, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पहचानना है कि हाँ ये किस पाठ का है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है संदर्भ लिखने के लिए। और संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, तभी लिखोगे सही सही जब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता रहेगा तब, ठीक है। पाठ का लेखक का नाम आपको कैसे पता रहेगा, जब आपको ये पैराग्राफ पहचानने की ट्रिक आप लोग जानोगे तब, ठीक है। तो हमारे चैनल पे गद्यांश पहचानने की ट्रिक चैनल पे है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय क्लास 10th, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से भी आप लोग आसानी से देख सकते हो। अब देखिए ये किस पाठ का और इसको कैसे आप सभी को लिखना है, यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश जो थे उसको खोदे, ठीक है, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत
विरासत बन गई है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे पत्थर आ गए, ठीक है, पहले के यानी जो आगे चट्टाने आ गए, तो इस तरीके से क्या है, अजंता पाठ से है। ठीक है, क्योंकि अजंता की गुफाएं जो है वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है अजंता। ठीक है, और अजंता क्या है, अजंता की गुफा है एक, और गुफा में यहाँ पे चट्टाने पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खंभे खड़े चिकने पत्थर पाए जाते हैं, धातुएं पाई जाती हैं, और यहाँ पे अक्षरे गुफाओं के पत्थरों पर अक्षरों से लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको पहचान सकते हो कि हाँ ये अजंता पाठ से, और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको इसको लिखना कैसे, अब यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क। ठीक है, और आपको सबसे पहले क्वेश्चन में गद्य में आपको संदर्भ लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट के आपको 2 वर्ड, जिंदगी को मौत डैश डैश बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदगी को मौत डैश डैश बन गई है। संदर्भ में आपको इससे शुरुआत करना है, कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ठीक गद्यांश, तो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको लिखकर बताए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या होता है, रेखांकित अंश का मतलब यानी आपको सिर्फ इतने ही वर्डों का व्याख्या करना है जिसके नीचे इस तरह से ये वाला अंडरलाइन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही व्याख्या करना है, बाकी इतने का आपको नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, जो चीजें लिखा है आपको वही चीजें रेखांकित अंश की व्याख्या करके लिखना है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में बनाकर हल्का सा लिखना है। तो जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, अब आपको कैसे बनाना है, देखिए पहले आपको प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ठीक है, मनुष्य अपने जीवन को, यानी जो चीजें यहाँ पे लिखा है, जिंदगी को मौत, वही सब चीजें है, सिर्फ आपको जिंदगी दिया है तो यहाँ पे हमने जीवन लिख दिया है, ऐसे आपको बनाना होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि मनुष्य अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल से छुड़ाकर उसे अमर बनाने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पलों को, ठीक है, उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। अपनी विशेषताओं, कहानियों, आने वाली पीढ़ियों से परिचय उपाय सोचें। तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सोचे तक ही आपको लिखना है, तो सिर्फ आपको इतना ही व्याख्या करना है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, मनुष्य ने अपनी धरोहरों को किस प्रकार संयोज कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में ही मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने से लेकर के यहाँ पे बन गई है, ये पूरा क्या है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये क्या है, यानी अपने धरोहरों को, यानी कि अपने पीढ़ियों को दिखाने के लिए किस प्रकार से रखा गया। तो अब आपको अपने शब्दों में कैसे बनाना है। अब पहले के जो इंसान थे, मनुष्य थे, वो चट्टानों पर संदेश क्यों खोदते थे, क्योंकि उनकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो देखे। ठीक है, इसलिए अगर वो नहीं खोदते, अगर वो गुफाएं नहीं बनाते उस पे, ठीक है, लिखते नहीं अपने समय की बातें, तो हम और आप कैसे जानते कि हाँ पहले के इंसान मनुष्य ऐसे थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, चीजें पहले थी, इन गुफाओं में लोग रहते थे। तो इसलिए अपने पीढ़ियों को दिखाने के लिए तो आपको कैसे लिखना है, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। ठीक है, देखिए चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, किसने, तो उसने यानी आदमी ने। ऐसे आपको लिखना है, चिकने पत्थरों के खंभे खड़े, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही है, जो हमारी अमानत विरासत बन गई है। ठीक है, यानी देखिए पूरा यहाँ तक अमानत विरासत बन गई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है ऐसे ही। नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा क्वेश्चन है, यानी इसको कीजिए या इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमारे अधिक, ठीक है, दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब देखिए सबसे पहले आपको पहचानना कैसे इसको, ठीक है, तो आपको देखिए क्या है, इसमें क्या है
सबसे पहले आप सभी को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को भी पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे संगत आया हुआ है, संगत आ गया तो आप लोग जान जाइए कि ये क्या है, ये मित्रता पाठ से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका क्या हो जाएगा, आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद इसके रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब यहाँ तक सिर्फ आपको करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे। ठीक है, जो मिट्टी है उसको किसी भी आप लोग स्वरूप में दे सकते हो, गुल्लक भी बना सकते हो, मटके भी बना सकते हो। ठीक है, और चाय पीने वाले कुल्हड़ भी बना सकते हो। तो वही यानी मिट्टी के समान यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताए हैं कि हम लोग हैं। उसी तरह का क्या है, मनुष्य। उसी तरह जैसे आप सभी का कोई दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है, वो क्या है, वो काफी अच्छा है, पढ़ने में काफी अच्छा है, उसके विचार व्यवहार काफी अच्छे हैं, और वो अगर आप लोग उससे फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है, वो चाहे तो आपको काफी अच्छा स्टूडेंट अपने जैसा बना दे। ठीक है, और क्या है, अगर वही चाहे तो आपको ऐसा बना दे कि आप सभी लोग बिल्कुल पढ़ने में न रहो। ठीक है, आपके विचार गंदे हो जाए, ऐसे भी मित्र बना सकते हैं। तो यानी वो मित्र के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो मित्र आपको किस प्रकार ढाल सकता है। तो यही बात है यहाँ पे कि जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता बना दे, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा जो चित्त है वो अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। ठीक है, यानी कोई भी संस्कार लोग देते हैं छोटे अवस्था में, लोग उसे ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में, ठीक है, हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते हैं और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सब क्वेश्चन, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे सब क्वेश्चन है कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे संगत का मतलब साथ और बुरा, ये कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए या संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो। तो यही क्या है, इसका आंसर है यहाँ पे। बहुत ही सरल है इसका आंसर खोजना। आप लोग लिख दीजिए, पूरे के पूरे आपको 2 नंबर इस पे मिलेंगे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इसके। ठीक है, यानी 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको बता दें क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के वायरल बोर्ड के पेपर को हम बता चुके हैं, सभी पेपर को। तो आप लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको प्लेलिस्ट जोड़ देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 22 क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है पद्यांश, 2 पद्यांश है, इसमें से आपको किसी एक का ही सिर्फ उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिया है, पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरी, धीर दये मग में डगदेव, झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनु अब केतिक, ठीक है, पढ़ कुटी करिहो कित है, तीय की लखी आतुरता, पी की अखिया अति चारु चली जल चुए। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ बोला है। संदर्भ लिखने में आपको क्या जरूरत होती है, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, ये तुलसीदास के द्वारा रचित यहाँ पे वन पथ शीर्षक से लिया गया है। तो आप लोग, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। अब आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, ऐसे लिखना है। और ये 22 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 22 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आगे के 2 वर्ड और आपको लास्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है। तो पद आपको लिखना है क्योंकि पद वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, और तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे अ में क्या है कि पूर्ते निक्सी डैश डैश जल चुए, इस तरह से आपको लिख देना है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता तुलसीदास हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है, और व्याख्या आप सभी को क्या करना है, यानी सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही आपको व्याख्या करना है। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे आपको करना है। तो राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर क्या थे, थोड़ा सा ही चले थे। यानी ये जो चीजें है ये पूरा रामायण का तुलसीदास ने लिखा है राम सीता लक्ष्मण के बारे में। जब वो लोग क्या करते हैं, राज्याभिषेक छोड़ करके वन में जाते हैं 14 वर्ष रहने के लिए, तो वो पूरी बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे कि सदा महलों के वैभव में पली सीता जी थक जाती हैं। सीता जी ने नगर से निकलकर 2 कदम ही चले थे कि सीता के मस्तक पर थकान के कारण पसीना के बूंदे आने लगे और उनके कोमल होठ जो है वो प्यास से सूख गए। तो ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि पद्यांश में जो प्रयुक्त यानी कि यहाँ पे मधुराधर शब्द है, इसमें विशेष्य क्या है और यहाँ पे विशेषण क्या है, ठीक है। आपको यही छाट कर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो मधुर है, ठीक है, वो विशेषण है। जो यहाँ पे मधुर शब्द है वो क्या है, वो विशेषण है। इस तरह से वो विशेषण है। और विशेष क्या है, तो यहाँ पे जो अधर शब्द है, अधर का मतलब होठ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधर शब्द है वो विशेष है, तो आपको ऐसे लिखना है। अथवा क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, ठीक है, शर्म से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस तरह से दिया हुआ है। इसमें भी आपको सबसे पहले पहचानना है। ये जो देखिए पद्यांश है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं यानी जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। तो संदर्भ में आपको वही चीजें लिख देना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही सिर्फ व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश है ये, तो पद्यांश में, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी से कहते हैं कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है, सरिता का मतलब नदी है, ठीक है। मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वो अपने पुराने वस्तु रूपी शरीर को त्याग करके नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे वस्त्र बहाकर, काया यानी कि नूतन धारण यानी नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक है। और नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है, इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, यानी यहाँ से लेकर इसका आंसर है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, मृत्यु को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और त्याग को क्या करता है, त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये 5 नंबर का है, 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे, और 2 यहाँ पे दिया है, आपको किसी एक का ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो ईदम नगरी विविध धर्माड़ा संगम स्थली, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ में आपको पाठ का नाम ही सिर्फ इसमें लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कर। इसमें भी आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या और संस्कृत गद्य आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को डैश डैश करके लिखना है। और इसमें देखिए संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत यहाँ पे गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे आप सभी को लिखना है। यानी आपको प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पे आप लोग लिखिए हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अनुवाद क्या हुआ, देखिए आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना ऐसे, ठीक है।
इसके बाद इदम नगरी यानी यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। ठीक है, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर और यहाँ पे पावरनाथ, ठीक है, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है वाराणसी में। ठीक है, जिसका पुराना नाम जो था वो बनारस था। विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ बनी हुई रेशमी साड़ियाँ जो है वो देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे लिखना है पूरा ऐसे ही। तो आप लोग इसको कीजिए, ठीक है, अथवा है या उसको कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, यहाँ पे ग्रामीणाम दिया हुआ है, नागरिक दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, चतुरः दिया हुआ है। तो यानी ये क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसका लिख लीजिएगा, काफी सरल है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया है धन्या नाम उत्तम दाक्षम, ठीक है, धना नाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेय, आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्या हो जाए, भी आपको प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पे संस्कृत पद या आप लोग श्लोक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे धन्या नाम उत्तम आपको डैश डैश यहाँ पे तुष्टि रुत्तमा आपको इस तरह से लिख देना है। संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, ठीक है, और धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख क्या है, संतोष है। इस तरह से आपको लिखना है। जो यहाँ पे दिया है उत्तरम यत समुद्रस्य, ठीक है, ये वाला जो दिया है यहाँ पे ये वीर वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो समुद्र के उत्तर में हो, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो भारत नाम का देश है, जहाँ के संतान क्या है, भारतीय है। यहाँ पे संतति है यानी संतान भारतीय है। तो इस तरह से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आ गया 25 क्वेश्चन में क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, 3 नंबर का है। और ये सब देखिए ये आपका जिला वाइज है, आप लोग जिस जिले के हो, मुझे नहीं पता आप लोग किस जिले के हो, इसलिए आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से सिर्फ आपको एक ही याद करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे कई दिया है, सिर्फ एक ही आपको याद करना है। अगर आप लोग अपने जिले का नाम बताओगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। और वैसे भी अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे हम सभी जिले में क्या पढ़ना है पूरा हम वहाँ पे सेंड कर दिए, भेज दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हो कि आप लोग कहाँ से हो, किस जिले से, और आपको क्या पढ़ना है। और आप लोग अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ज्योति जवाहर दिया हुआ है, कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड का आपके नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आपको करना है, मुक्ति दूत इस तरह से। ठीक है, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, और यहाँ पे कर्मवीर, तुमुल, मातृभूमि इस तरह से। ठीक है, कर्ण यानी तो यहाँ पे क्या करना, आपको सिर्फ ये ही याद करके जाना है और आपको ये पता होगा कि आपके जिले में क्या आएगा और उसी अनुसार आपको याद करके ये जाना है। ठीक है, 3 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन है, यानी आपको सिर्फ इसको 3 पेज में ही लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट आपके हिंदी के पेपर में आ गया 26 क्वेश्चन का दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, आप सभी को 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलेगा। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय, यहाँ पे हम आपको लिख करके बताते हैं। यहाँ पे आप सभी को कैसे लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है और यहाँ पे आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट याद देना रखना है, जैसे यहाँ पे जन्म स्थान हो गया, नाम, ठीक है, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, आपको इसी बॉक्स में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है ये एक टॉपर की तरीका है। ऐसे अगर आप लोग लिखोगे तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसमें आपको नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जन्म इनका हुआ था 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और रचनाएं चिंतामणि थी, त्रिवेणी थी। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हो गई। अब इसी पॉइंट से ये पूरी रचना आपको बनाना है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। आपको माता का नाम याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, गणित में ये क्या होते थे, फेल हो जाते थे। इनकी गणित बहुत कमजोर थी, तो गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, यानी फेल हो गए। ठीक है, कुछ दिनों तक नागरिक परिचारिका सभा, यानी ये नागरिक परिचारिका सभा इनकी पत्रिका थी, इसका इन्होंने संपादक किया था। इसके बाद इनको ज्यादा टेंशन होने के कारण, श्वास का दौरा पड़ने के कारण ये 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा जो है काफी प्रमुख रचना, आप लोग इसको याद रखिए। ये आपके ऑप्शन में भी आएगा कि त्रिवेणी किसकी रचना है, तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, रस मीमांसा काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिए। ऐसे ही आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। और ये 2 जीवन परिचय जो है हम पहले से बता चुके हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम आपको इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ख क्वेश्चन, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी और बिहारी लाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सूरदास का बताते हैं आपको कैसे लिखना। तो देखिए यहाँ पे सूरदास का आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले सूरदास, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जीवन परिचय। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में, ठीक है, सन 1478 ईस्वी में हुआ था। यानी यहाँ पे सन में हम इसका लिख रहे हैं, इनका जीवन परिचय, तो आपको सन में मृत्यु और जीवन परिचय दोनों लिखना है। अगर आप लोग संवत में लिखोगे तो आपको संवत में ही लिखना है, ठीक है, दोनों को। लेकिन यहाँ पे हमने सन में लिखा है, आपको किसी एक को ही लिखना है। तो 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जो थे वो सारस्वत, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सत्संग के प्रभाव से इनके अंदर जो था वो धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए थे ये श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करने में, श्री कृष्ण में, ठीक है। और ये गरु घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य, जो कि यहाँ पे सूरदास जी के वल्लभाचार्य जो है वो गुरु है, ठीक है। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिए गए, ठीक है, रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। इनकी मृत्यु जो हुआ था वो परसौली ग्राम में, ठीक है, सन यहाँ पे 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। यानी इनकी मृत्यु के कोई सही डेट नहीं है कि हाँ इनकी मृत्यु यहाँ इसी डेट को ही हुई थी, इसलिए यहाँ पे आसपास लिखा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, आदि है। तो इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी और बिहारी लाल का जीवन परिचय चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। 2 नंबर का है तो आप लोग लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग श्लोक लिख सकते हो। जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया उसी को आपको लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है संस्कृत में। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 आपको करना है। सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला बीरह केन पूज्यते, ठीक है, तो बीरह बीरेड़ पूज्यते, सिर्फ आपको केन की जगह यहाँ पे बीरेड़ लिख देना है। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे विविध धर्माणाम संगलम स्थली क नगरी अस्ति, तो सिर्फ यहाँ पे आप सभी को वाराणसी लिख देना है। क्या लिखना है आपको? वाराणसी लिखना है, वाराणसी नगरी, ठीक है, वाराणसी नगरी, वाराणसी नगरी। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है आपको वही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे कह को नहीं लिखना है, ठीक है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यहाँ पे क्वेश्चन 3, ठीक है, 28 का, श्वेत केतु कह, यानी श्वेत केतु कौन था? तो यहाँ पे अरुणस्य सुप्रसिद्ध पुत्र, यानी अरुण के क्या थे? सुप्रसिद्ध पुत्र थे, श्वेत केतु आसित। इस तरह से आपको लिखना है।
सर्वेषु उत्तरम धनम किम अस्ति। तो यहाँ पे श्रुतम जो है श्रुतम यानी सुनने वाला, श्रुतम सर्वेषु उत्तरम धनम अस्ति, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको सूत्रम लिखना है। यहाँ पे उत्तरम सर्वेषु उत्तरम धनम, ठीक है, अस्ति, यहाँ पे किम को आपको हटा देना है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और निबंध आप सभी के पेपर में 7 नंबर का इस बार कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पहला भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण, देशभक्ति की महत्ता, पुस्तकालय। ठीक है, चारों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहला यानी भ्रष्टाचार पर निबंध हम आपको बताते कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार पे निबंध है, भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण या समस्या, यानी कोई भी भ्रष्टाचार पे निबंध है आपको यही चीजें लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है, तो यहाँ पे समान रूप से नीति या विधि से विरुद्ध कोई भी कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के हाथों में बंधक बन गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, यानी क्या है, अर्थात स्तर से गिरा हुआ आचरण ये देश को भ्रष्ट कर देता है। नेक्स्ट, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई है। जीवन का इससे कोई देश अछूता नहीं रहा है, सभी जगह पे भ्रष्टाचार पाया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है, यानी किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण है, चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, चुनाव से शिक्षा का गिरता स्तर, यानी जो अशिक्षित है वो भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार फैला रहा है देशों में। चलचित्र यानी शिक्षा का गिरता स्तर, चलचित्र, ठीक है, दूरदर्शन और भ्रष्ट मंत्रियों शासक, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, ये सब क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय क्या है, तो भ्रष्टाचार को दूर करने का निम्नलिखित उपाय है। उच्च शिक्षा का प्रसार करके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का भी अवश्य ज्ञान देना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक इस बात की है कि प्रत्येक नगर वो गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाए। ठीक है, समाज कल्याण संस्थाएं। नेक्स्ट है राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना जाना चाहिए। भ्रष्ट राजनेताओं के कारण और उनके द्वारा भी कई प्रकार का भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तरीके यहाँ पे रहेगा। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वे चुनाव प्रचार में, ठीक है, व्यय की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करने लगते हैं। यानी जो चुनाव में प्रचार करते लोग ज्यादातर पैसे दे करके, ठीक है, जब वो बन जाते हैं यानी जीत जाते हैं, तो जब वो बैठ जाते हैं चलाने के लिए देश को, तो वो जितने भी अपने प्रचार में चुनाव में पैसे, ठीक है, व्यय किए रहते हैं, लोगों को बांटे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको निकालने का लगते हैं प्रयास करने। इसके बाद नेक्स्ट है दंड व्यवस्था में सुधार। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक है दंड व्यवस्था में सुधार किया जाए। पुलिस विभाग में भी सुधार करनी चाहिए। भ्रष्टाचार को फैलाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटा देनी चाहिए। नेक्स्ट उपसंहार यानी सबसे लास्ट हेडिंग है, इसमें आपको अपने विचार देना होता है। भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी को अपने देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कार्य करना होगा। इस तरह से आपको पूरा क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 30, जो कि आपके हिंदी के पेपर में इस बार न्यू क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, यानी प्रार्थना पत्र, जो कि 4 नंबर का इस बार बढ़ाया गया है। और इसके बाद अथवा यहाँ पे क्या है, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। दोनों में से आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु आपको कैसे लिखना है, तो पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30,
आपको शुरुआत कैसे करना है, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाध्यापक जी या प्रधानाचार्य जी कामा जो भी आपका कॉलेज का नाम है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे हमने कोई भी कॉलेज का नाम एक लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विषय में आपको जिस पे आपको लिखना है प्रार्थना पत्र, आपको उसी को विषय डालकर लिखना है। जैसे आकस्मिक अवकाश हेतु हमें लिखना है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, महोदय में आपको फिर कामा लगाना है। सबने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जितने दिन का आप लोग छुट्टी लेना चाहते हो वो दिनांक आपको यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। दिनांक को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता, तो इसमें आपको क ख ग और क्लास आपको लिख देना है। यहाँ पे धन्यवाद, दिनांक आपको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। देखिए सफाई के लिए प्रार्थना पत्र जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे लिखना है, सेवा में कामा मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम कामा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर के सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों को फैलने की आशंका है और मच्छरों ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद इसके आगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर सफाई के लिए, ठीक है, कर्मचारियों को आदेश दे, नगर की सफाई तथा गंदे पानी की निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, ठीक है। सहृदय धन्यवाद, दिनांक आपको लिख देना है, भौदी XYZ या क ख ग प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आपको पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप सभी को पूरा हिंदी का पेपर को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का है, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें, इससे पहले हमने 3 वायरल पेपर और भी बता चुका है। आप लोग उन पेपरों को भी तैयार कर लीजिएगा, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग 3 और वायरल पेपर के क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा, तब जाके आपका हिंदी में पूरा का पूरा 70 नंबर आएगा, ठीक है। देखिए ये नहीं कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में ये बिल्कुल सेम यही पेपर आ जाए, ठीक है, यानी बिल्कुल सेम यही पेपर नहीं आएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो इसलिए आप लोग इस पेपर के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चैनल पे सभी को तैयार कर लीजिए आप लोग, और 3 वायरल पेपर जो है उसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम आपको टाइप बताएं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के पेपर है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा इसी वीडियो के लास्ट में। और सभी विषय में हमारे चैनल पे पास होने की ट्रिक है, और सभी विषय का बोर्ड के पेपर में कॉपी कैसे लिखे इसकी भी ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे आ गई है। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।